और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिबेलियन 1857 के बारे में। बात करते हैं मिलिट्री कॉजेज़ के बारे में, तो उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न था वो आया था ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट। उस समय सिंध के जितने भी आपके सोल्जर्स थे, सिपाहीस थे, उन सब के लिए एक ऑर्डर बनाया जाता है और ऑर्डर में ये बोला गया कि इन सभी सोल्जर्स को क्या समुद्र के पार डिप्लॉय किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं जो हिंदू बिलीफ सिस्टम है उसके अगेंस्ट था। क्योंकि हिंदू बिलीफ सिस्टम में क्या था, नॉट क्रॉसिंग द सीज। हमारे धर्म में ये माना गया था कि कभी भी सिपाहियों को समुद्र पार नहीं करना है। जबकि अंग्रेजी सरकार ने ये ऑर्डर दिया था कि भारतीय सिपाहियों को खास करके कौन सा इलाका, आपका सिंध का इलाका, ये आपका एमसीक्यू भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है कि सिंध के इलाके के लोगों को, सैनिकों को स्पेशल समुद्र पार रिक्रूट किया जाएगा या डिप्लॉय किया जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन सैलरीज फॉर इक्वल रैंक्स। एक समान रैंक होने के बावजूद भी दोनों की सैलरी में बहुत बड़ा अंतर था। अगर एक को 5000 पर मंथ मिलते थे तो इंडियन सोल्जर्स को 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक की वेजेस दी जाती थी, या बोल सकते तो मंथली सैलरी पे की जाती थी। इंडियन रैंक्स कुड नॉट राइज अबव द सूबेदार। और सिपाहियों को जो एक बेसिकली उस समय रैंक दी जा रही थी वो एक लास्ट थी, वो थी आपकी सूबेदार। सूबेदार से अबव कभी भी किसी भी सोल्जर्स को रैंक नहीं होल्ड की जाती थी। और वहीं दूसरी ओर बात करूं आपसे, स्पेशल प्रोविज़न दिया गया था यूरोपियंस को। स्पेशल प्रोविज़न कि भाई यूरोपियन जितने भी सिपाही होंगे उन्हें स्पेशल प्रोविज़न दिया जाएगा और उसके तहत उनको काम करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करूं, जो मैंने आपको क्लास में कुछ नोट्स पढ़ाए थे, जैसे कि 1856 आर्मी एक्ट के बारे में, इसे बेसिकली ट्रांसफरेबल एक्ट भी बोला जाता है। इसमें ये था कि जो न्यू जॉइनिंग आर्मी में होगी उन सोल्जर्स को दूसरी जगह में सर्विस के लिए बुलाया जाएगा। उनको सर्विस वहाँ पे होल्ड नहीं करवाई जाएगी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। जबकि इससे पहले, इस कानून से पहले ये लॉ था कि जहाँ पे व्यक्ति का जन्म होता है वो वहीं पे सर्विस देगा। तो इसका पर्पस ये था ताकि जो यूनिटी बनने की चांस थी वो रोकी जा सके। नेक्स्ट आपका 1854 पोस्ट ऑफिस एक्ट, ये भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। इस एक्ट में बेसिकली क्या था, ऐसा था कि अब कोई भी सोल्जर्स तब तक लेटर को रिसीव नहीं करेगा जब तक वो उसकी रिसीविंग का पेमेंट पे नहीं कर देता। ऐसा करने का तरीका ये था ताकि अगर कोई रूमर्स फैल भी रहा है तो वो दूसरे रेजिमेंट तक स्प्रेड ना हो सके। और जब इनसे पैसे ले जाएंगे तो सोल्जर इतना पैसा कमाते थे नहीं कि वो हर लेटर को रिसीव करने के लिए पेमेंट देंगे। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के सिपाहियों को कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट कर रही थी या उनको सप्रेस कर रही थी, उनको दबा रही थी। Now we talk about the political cause for the revolt 1857 revolutions, जिसमें पहला जो कॉज था पॉलिटिकल में वो था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसको इंडिया में उस समय लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, जिसके तहत ये था कि अगर किसी रूलर के पास आगे कोई सक्सीसर नहीं होता है, आगे कोई वंश नहीं होता है, तो उनका पूरा का पूरा जो एम्पायर था ना वो अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा छीन लिया जाएगा। और उसी का फ्रेश एग्जांपल था कानपुर के नाना साहेब, जिनके पेंशन बंद कर दी गई और उनके द्वारा किए गए उनके एडॉप्टेड सन पेशवा बाजीराव को उस समय कानपुर के राजा मानने से अंग्रेजी सरकार ने मना कर दिया। नेक्स्ट था द एनेक्स सिस्टम। अवध में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एनेक्स सिस्टम को लॉन्च किया गया था, जिसमें उस समय की अवध की रानी रही बेगम हजरत महल को एक ब्लेम लगाया गया उन पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उनके द्वारा जो कार्य हैं प्रशासन के वो बहुत ख़राब किए जा रहे हैं।
ऐसे में हम चाहते हैं कि क्यों ना बेगम हजरत महल को हटाया जाए और वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर रूल करना शुरू कर दे। और ऐसे में देखते देखते काफ़ी सारे इंडिया के स्टेटों को सीज़ किया गया। सतारा, झांसी, नागपुर और संभलपुर, ये वो स्टेट थे जो आपकी एनेक्स्ड पॉलिसी के तहत इंडियन स्टेट को ब्रिटिश स्टेट में कन्वर्ट किया गया। और अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके सब्सिडरी अलायंस के बारे में। इसको बेसिकली लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे, जिसको हम नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी भी बोलते हैं, मतलब सहायक संधि। नाम कितना प्यारा इसका कि अब अंग्रेज़ हमें सहायता करेंगे, हमारे देश के राजा को हेल्प करेंगे। बट इस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस एग्रीमेंट में बेसिकली ये बताया गया, द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। आगे से जो भी राजा इस एग्रीमेंट को साइन करेंगे, उनके पूरे एम्पायर को मेंटेनेंस कोई और नहीं करेगा, खुद ब्रिटिश आर्मी करेगी। मतलब अब राजाओं को सिक्योरिटी देने का काम कौन, खुद चोर करेंगे। मतलब खुद इंग्लैंड के सिपाही थे, वो लोग इसकी देख रेख करेंगे। इंडियन सिपाहियों को राजाओं के घरों से निकाल दिया गया और अब वहाँ पे अंग्रेजी सिपाही आ गए थे राजाओं को सुरक्षा देने के लिए। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोर देन 35 स्टेट्स को उस समय कैप्चर्ड किया गया था सब्सिडरी अलायंस के द्वारा। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक